हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज रिफ्रेश। फ्रेंड्स, आज हम गांधीयन मूवमेंट के सीरीज में नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब पे हमने डिस्कशंस ऑलरेडी कर लिया है और आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन पर। इसमें हम देखेंगे कि आखिर इसके रीजंस क्या थे, कारण क्या थे जिसके कारण ये आंदोलन हुआ, किस तरह से भारत में इसका डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से इस आंदोलन को समाप्त किया गया। पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम असहयोग यानी कि नन कोऑपरेशन का मीनिंग देखते हैं कि आखिर मतलब क्या आता है असहयोग का, किसके प्रति असहयोग। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति असहयोग का आंदोलन था। जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो हमारे देश में शासन कैसे कर रही थी, क्योंकि हम उन्हें विभिन्न तरह से सहयोग दे रहे थे। सेना में भर्ती हो रहे थे, उनको टैक्स दे रहे थे, उनके बनाए गए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, कोर्ट में वकालत कर रहे थे। तो ये इस सब तरह से हम ब्रिटिश सरकार की मदद करते थे, जिसकी वजह से वो हम पर शासन करने में सक्षम हो पा रहे थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग यानी कि सहयोग न करना, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। यानी कि असहयोग आंदोलन में ब्रिटिशों के साथ सहयोग न करने की नीति का पालन किया गया था और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और असहयोग आंदोलन यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, वो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। किसका रूप दिया? जन आंदोलन का रूप दिया। जन आंदोलन मीन्स जनता भी इसमें बराबर की भागीदार थी। ये आंदोलन जनता के द्वारा किया गया था और ये पहला आंदोलन था, पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो कि जन आंदोलन का रूप धारण किया और राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम स्कूल, कॉलेज, गांव-गांव तक पहुंचा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, जिसकी वजह से जनता ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद किया। तो सबसे पहला तो जैसा कि हमने देखा था, खिलाफत आंदोलन की ही ये एक कड़ी है। खिलाफत आंदोलन जब जो कि किया गया था तुर्की के खलीफा के पक्ष में, और तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर खिलाफत के मुद्दे को सरकार नहीं मानती है तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। तो ये सबसे पहला तो जो रीजन था, वो खिलाफत का मुद्दा था। खिलाफत का मुद्दा यानी खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला रीजन ये था। और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि खिलाफत के ही मंच से, खिलाफत आंदोलन के ही मंच से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये जो आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा किया गया था गांधी जी का। तो सबसे पहला जो था वो खिलाफत का मुद्दा था। दूसरा जो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चली आ रही थी। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में मैंने खिलाफत आंदोलन में भी बताया था। 1919 का ये रॉलेट एक्ट था, जिसे न वकील, न अपील और न दलील यानी कि काला कानून कहा जाता था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी चाहती तो बिना किसी सबूत, गवाह और कोर्ट में पेशी के उसको जेल में डाल सकती थी। तो भारतीय जनता को लगा कि किस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है और किस तरह से हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये एक रीजन बना। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जिस तरह से निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई और असंख्य लोग मारे गए थे, उसकी वजह से भी लोगों में
असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। चौथा जो कारण था असहयोग आंदोलन का वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में लेकर आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारतीयों से सपोर्ट लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भारतीयों ने भी खुले दिल से सपोर्ट किया था अंग्रेजी सरकार का इस वादे के आधार पर कि उनको स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम 1919 का आया तो भारतीयों की जो स्वशासन के अधिकार की जो इच्छा थी वो अधूरी रहेगी, क्योंकि इसमें इस तरह की किसी भी प्रावधान को नहीं किया गया जिससे भारतीयों को स्वशासन का अधिकार मिले। और जो पांचवा रीजन था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस दौरान जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उसकी कीमतें आसमान छू रही थी। नमक, मिट्टी के तेल, लोहे के सामान, कपड़े, तो इन सब चीजों की कीमतें काफी ज्यादा हो गई थी जिससे जो आम जनता है वो काफी त्रस्त थी। तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष था, अ, असंतोष व्याप्त हो गया था और जिसकी परिणति किसमें हुई? असहयोग आंदोलन में नन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में हुई खिलाफत के मुद्दे को लेकर। तो चलिए अब हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे इसके कार्यक्रम थे और कैसे कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा। जैसा कि पहले हमने डिस्कशन किया कि असहयोग आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने सबसे पहले खिलाफत के मंच से ये घोषणा की थी कि अगर खिलाफत समिति की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और इसकी घोषणा कब की गई? 1 अगस्त 1920 को। और उसी 1 अगस्त 1920 को एक और बड़ी घटना हुई। बाल गंगाधर तिलक, बाल आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है कब? 1 अगस्त 1920 को 1920 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक उस समय के बहुत बड़े नेता थे। तो उसी दिन एक फंड बनाया जाता है जिसे कहा जाता है तिलक तिलक फंड। ये असहयोग आंदोलन के लिए एक फंड बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है तिलक फंड। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 6 मंथ के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ की राशि जमा हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद एक फंड बनाया जाता है जिसमें 6 महीने के अंदर 1 करोड़ की राशि जमा हो जाती है और इसी का उपयोग किया जाता है असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए। असहयोग आंदोलन में इसका उपयोग किया जाता। अचानक से ही नहीं ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इसके लिए पहले पूरी रूपरेखा तैयार की गई, फंड जमा किए गए, क्योंकि जब हम किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे तो बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की कठिनाइयां, आर्थिक कठिनाइयां भी सामने आती ब्रिटिश के खिलाफ हमें। तो इसलिए तिलक फंड का निर्माण किया गया था और उसमें देखते ही देखते 1 करोड़ की राशि जमा हो गई। और सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पे बुलाया गया? कलकत्ता में बुलाया गया। कलकत्ता में बुलाया गया और असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की गई और इसके लिए 2 मुद्दों को आधार बनाया गया। पहला तो था पंजाब मुद्दा और दूसरा था खिलाफत का मुद्दा। पंजाब मुद्दा में जालियांवाला बाग हत्याकांड को आधार बनाया गया और खिलाफत का मुद्दा जो तुर्की के खलीफा को हटाया जा रहा था उसके आधार पर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात की।
तो कांग्रेस के विशेष अधिनियम जो कि कलकत्ता में जिसका आयोजन किया गया और उसके अध्यक्ष थे कौन थे, लाला लाजपत राय। तो इसमें दो बातों को आधार बनाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की बात की गई। एक तो पंजाब का मुद्दा और दूसरा जो था वो खिलाफत का मुद्दा। तो फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन दिसंबर दिसंबर 1920 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन हुआ। वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। कहाँ पर हुआ वो अधिवेशन? वो अधिवेशन हुआ नागपुर में। नागपुर में। और इस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति प्रदान कर दी गई। अनुमति दे दी गई यानी कि उसको कांग्रेस ने पारित कर दिया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये हुआ था दिसंबर के वार्षिक अधिवेशन में। कहाँ पे? नागपुर की जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय किया गया कि अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और इसके लिए भी दो पॉइंट रखे गए थे जो वार्षिक अधिवेशन हुआ। पहले तो क्या था कि ब्रिटिश शासन के भीतर ही स्वशासन की मांग रखी जा रही थी। स्वशासन यानी कि गवर्नमेंट जो मेन होगी वो ब्रिटिश ही होंगे और उसके अंतर्गत में हमें स्वशासन चाहिए, ऐसी डिमांड थी। लेकिन जब विशेष अधिवेशन कांग्रेस का 1920 में नागपुर में हुआ तो इसमें ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन को अस्वीकार करके स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? स्वराज की। यानी कि अब हमें अपना राज चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहकर शासन नहीं करेंगे, हमें स्वराज चाहिए। ये देश हमारा है तो इस पर शासन भी किसका होगा? हमारा होगा। और कलकत्ता सॉरी और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में ही रचनात्मक कार्यों की रचनात्मक कार्यों की सूची बनाई गई। रचनात्मक कार्यों की सूची बनाई गई यानी कि एक लिस्ट बनाई गई और उसी लिस्ट के इर्द गिर्द सारे कार्यक्रम चलाए गए। ऐसा नहीं था कि असहयोग आंदोलन अचानक से गांधी जी ने घोषणा कर दी, स्टार्ट हो गया और जन समूह गांधी जी के समर्थन में आ गया। ऐसा नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे सिलसिलेवार तरीके से फंड बनाया गया, मीटिंग की गई और हमें कौन कौन से कार्यक्रम किए करने हैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई और उसी के इर्द गिर्द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया गया यानी कि स्टार्ट किया गया था। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे तो 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि अगर हम जो सहयोग करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो ना करें तो 1 साल में ही हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ये एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज जो जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी 1909 में ये बुक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। उसी में महात्मा गांधी उसमें भी महात्मा गांधी ने ये जिक्र किया था कि अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो 1 वर्ष के अंदर जो ब्रिटिश है वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो इसकी कल्पना महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कर ली थी और उसी को रूपरेखा देने की तैयारी की गई असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सूचियां तैयार की गई थी, कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे, उसके इर्द गिर्द ही ये आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सबसे पहला था उपाधियों और प्रशस्तियों को लौटाना। किसे लौटाना? उपाधियों को लौटाना। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारतीयों को विभिन्न तरह की उपाधि देती थी। जैसे महात्मा गांधी को भी ब्रिटिश सरकार ने जब प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी तो उसके बाद उनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए
हिंद किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। तो उन्होंने ये उपाधि को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कैसर हिंद की उपाधि, मुझे स्वराज चाहिए। और जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े सहयोगी थे घनश्याम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, घनश्याम दास बिरला। तो घनश्याम दास बिरला ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, राय बहादुर। तो घनश्याम दास बिरला ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो इस तरह से जितने भी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को उपाधियां अंग्रेज सरकार के द्वारा दिए जाते थे, उन सब ने धीरे धीरे करके उसे लौटा दिया। दूसरा जो कार्यक्रम था, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे स्कूल थे, कॉलेज थे, इस आंदोलन में कहा गया कि आप वो सब छोड़ दो। क्योंकि वो पढ़ाते ही थे अपनी पद्धति से इस तरह से, ताकि उनका सहयोग हो सके, आगे चल के नौकरी कर सके, क्लर्क बना सके और ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बन सके। तो इस आंदोलन में कहा गया कि सरकारी और स्कूल का और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने स्कूलों का और कॉलेजों का बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, सरकारी नौकरी से रिजाइन करना। ये हम पे शासन कैसे करते थे? ब्रिटिश हम पे शासन करते कैसे थे? क्योंकि वो जो नौकरी देते थे हम वो करते थे और उनका सपोर्ट करते थे। तो इसलिए ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा। 1857 से ही आप देखिए कि जो सेना में है भर्ती हुआ करती थी, भारतीयों की भी भर्ती हुआ करती थी। तो हमारे ही लोगों से हमारे ही ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। सेना में, पुलिस में, क्लर्क में, कोर्ट में, सब जगह कौन होते थे? भारतीय होते थे जो सरकारी नौकरी करते थे। तो इस आंदोलन में ये भी तय किया गया कि सरकारी नौकरियों से रिजाइन कर दिया जाएगा और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। टैक्स न देना, जो भी हम मालगुजारी या जो भी टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाती थी उसको देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट का बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार। इस आंदोलन में बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और बहुत सारे मुकदमे कोर्ट में नहीं जाने लगे। तो फिर इसके लिए क्या किया गया? पंचायतों का निर्माण किया गया, पंचायतों का विकास किया गया। जब कोर्ट नहीं जाएंगे तो जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी लड़ाइयां हैं, उसके लिए एक पंचायत होनी चाहिए। तो पंचायतों का विकास किया गया। महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम ब्रिटिश कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशों से आए हुए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में इसे तय किया गया। और महात्मा गांधी ने कहा कि हम चरखा चलाएंगे, सूत काटेंगे और खादी के कपड़े पहनेंगे। इससे क्या होगा? रोजगार में भी वृद्धि होगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे वो भी दूर होगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। 8वां जो इसका पॉइंट रखा गया, छुआछूत को मिटाना। हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा अस्पृश्यता थी, छुआछूत, ये सब चीजें थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये सारी उपाधियां लौटाना, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, ये सब चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन हमें यूनिटी लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब एक रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम छुआछूत को न माने, छुआछूत को दूर करें और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर महात्मा गांधी ने भी जोर दिया और असहयोग आंदोलन में इसे एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी किए गए, जैसे कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है आपने नाम सुना होगा, स्वर्ण मंदिर,
स्वर्ण मंदिर, उसकी चाबी उसकी चाबी एक मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को दी गई। सैफुद्दीन किचलू को दी गई। यानी कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबी सैफुद्दीन किचलू, जो कि एक बड़े मुस्लिम नेता थे, उनको दी गई, ये दिखाने के लिए कि हम सभी एक हैं, हम हिंदू और मुस्लिम आपस में बटे हुए नहीं हैं, हम सब एक हैं। और एक हिंदुओं के एक बहुत बड़े नेता थे स्वामी स्वामी श्रद्धानंद महाराज। उन्होंने जामा मस्जिद में अ, बहुत बड़ी भीड़ को, मुस्लिम्स की बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया। ये सभी प्रतीक थे, ये दिखाने की कि हम सभी एक हैं, हम भारतवासी एक हैं, हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते नहीं है, ऐसी घड़ी में हम सब एक है। ये सभी यूनिटी दिखाने के लिए सारे रास्ते थे, जो हम अंग्रेजों को एक मैसेज देना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज जो हम पे शासन कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, हम पे आपस में लड़ा रहे थे। उनका उनका मोटिव ही था फूट डालो और शासन करो। तो हमने यही दिखाने की कोशिश की असहयोग आंदोलन में कि हम में फूट नहीं है, हम सभी भारतीय एक हैं। और जो 10वां जो इसके कार्यक्रम थे, शराब बंदी यानी कि शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करना, ये असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं की एक टोली जाती थी और जहां भी शराब के ठेके थे, उन सबको बंद कराया जाता था। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें बहुत सारे विदेशी कपड़ों की होलियां भी जलाई गई, बहुत सारे कपड़ों को जला दिया गया। और जब सरकारी स्कूल कॉलेज को बंद करने की बात की गई और विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ा, तो आखिर उनका भविष्य कहाँ जाता। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा पर काम राष्ट्रीय शिक्षा पर काम किया गया, स्कूल और कॉलेज खोले गए। आप इसी से अनुमान लगाइए कि कैसे इसमें रात दिन एक करके काम किया गया। कोई भी बड़े नेता, उनको स्कूल खोलना होता, एक छोटे से कमरे की रातों रात सफाई कर देते, मिट्टी के ही फर्श होते, उसको गोबर से लीप कर और उसके ऊपर छत तैयार करके स्कूल तैयार किया जाता था रातों रात। और अगले दिन सुबह से बच्चे उसमें पढ़ने आ जाया करते थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा पर काम किया गया। और इसी दौरान बहुत सारे यूनिवर्सिटीज भी खोले गए। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज खोले गए, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सारे खोले गए थे राष्ट्रीय शिक्षा पर काम करने के लिए, क्योंकि हमें सरकारी स्कूल और कॉलेज का परित्याग करना था। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया था, जो इलेक्शन होने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। तो उसी के आधार पर 1923 ईस्वी में इलेक्शन होने वाले थे। क्या होने वाले थे? इलेक्शन होने वाले थे। तो इसी पे इसके चुनाव का बहिष्कार का कार्यक्रम रखा गया असहयोग आंदोलन में, कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हमें ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन नहीं, बल्कि क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो इसके लिए जो इलेक्शन होने थे 1923 ईस्वी में, उसका भी बहिष्कार किया गया और विधानमंडलों का भी बहिष्कार किया गया। विधानमंडलों का भी बहिष्कार किया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध हुआ। अंग्रेज राजनीतिक रूप से भी कमजोर हुए, प्लस आर्थिक रूप से भी कमजोर हुए। राजनीतिक रूप से कमजोर हुए क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, विधानमंडलों के जो सदस्य थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और आर्थिक रूप से भी कमजोर हुए, हमने टैक्स देना बंद कर दिया, शराबबंदी की गई, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जाना बंद किया, कोर्ट का बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश जो थे वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीकों से कमजोर हो रहे थे। और एक बड़ी घटना हुई थी नवंबर 1921 ईस्वी में एक बड़ी घटना हुई। इसके अंतर्गत नवंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड
मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ। एडवर्ड भारत आए, ये कौन थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत आए तो बंबई में इनका बहिष्कार किया गया और दंगे भी हुए थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे नवंबर 1921 ईस्वी में, तो उसका बहिष्कार किया गया और उस दिन विरोध प्रदर्शन किए गए। तो असहयोग आंदोलन जो था अपने चरम पर था। बहुत मतलब उसकी गति बहुत तेज थी और बहुत अच्छी चल रही थी ये आंदोलन। लेकिन इसी बीच एक घटना घटित होती है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लगभग 3000 किसानों की भीड़, अहिंसक भीड़ थी। वो किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही थी उसमें। वो अपना एक रैली निकाल रही थी। उसी बीच पुलिस कर्मियों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें कुछ किसान जो है वो मारे गए। तो इससे क्या हुआ, जो भीड़ थी, भीड़ वो हिंसक हो गई, उग्र हो गई। भीड़ जो है वो उग्र हो गई और जो पुलिस थाना है, थाने की तरफ बढ़ती चली गई और थाने को चारों ओर से घेर लिया और उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, मारे गए थे। 22 पुलिस वाले मारे गए थे, जला दिए गए थे। तो ये एक हिंसक घटना घटित हो गई। कब हुई ये? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में ये एक घटना घटी, जिसे चौरी चौरा की घटना भी कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं। और इसी के बाद क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्कुल हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है। बारदोली कांग्रेस की बैठक होती है। उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। और इसका कारण था चौरी चौरा की घटना। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो आंदोलन था वो बिल्कुल अहिंसक होना था और इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए चौरी चौरा की घटना के को आधार बनाकर जब कांग्रेस का अधिवेशन 12 फरवरी बारदोली में हुआ, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। और असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा के बाद गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई। बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी किया, जिसमें प्रमुख थे सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, मोती लाल नेहरू। ये सभी थे जिन्होंने गांधी जी के इस कदम का विरोध किया। इनका कहना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जहां असंख्य लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने, उसमें 22 पुलिस वाले बहुत बड़ी संख्या नहीं थे। एक आंदोलन अपने पिक पर है, उसे वापस लेना सही बात नहीं है। ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के मत थे। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो पक्षधर थे, किसके? महात्मा गांधी के। उनका कहना था कि अगर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लिया है तो उसके कारण ठोस रहे होंगे। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी हैं, तो उनके पक्षधर में से थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी।
ये सभी ऐसे नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के महात्मा गांधी के कदम का समर्थन किया था। उनका कहना था कि महात्मा गांधी दूरदर्शी हैं और कुछ सोचकर ही उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया होगा। हालांकि इस पर चर्चा अभी भी होती है, क्या ये सही कदम था महात्मा गांधी का आंदोलन को वापस लेना या नहीं। महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अगर इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो जो चौरा चौरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसको आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार बहुत उग्र होती और बहुत बड़ी हिंसक घटना को अंजाम दे सकती थी, जिसमें न जाने कितने निर्दोष भारतीयों की जान जाती। जालियांवाला बाग जैसा कांड और भी कर सकती थी ब्रिटिश सरकार चौरा चौरी की घटना को आधार बनाकर। और आंदोलन की गति भी धीरे धीरे धीमी हो रही थी और आंदोलन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, ताकि लोगों का उत्साह कम ना हो, महात्मा गांधी ने यही सही समझा कि अब आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ दूसरे आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। और आगे चलकर महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत कुछ हुआ, तो उस पर हम फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। चौरा चौरी की घटना को आधार बनाकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और फिर आगे चलकर एक नए आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, असहयोग आंदोलन को समझने में आपको आसानी होती है, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।